नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। आज दिन है रविवार का, तो रविवार को इस हफ्ते की राजनीतिक हलचलों पर बातचीत होती है, विश्लेषण होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त देश में दलितों के खिलाफ जो भी चल रहा है वो एक बड़ा गंभीर विषय के तौर पे उभर कर आया है। साथ में इसी बीच राजनीतिक रूप से मायावती की भी एंट्री होती है बड़े सालों बाद। और राहुल गांधी विदेश भी जाते हैं और उनके विदेश दौरों को लेकर फिर से एज एक्सपेक्टेड हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी को बड़ी तकलीफ हुई, बड़े ऑब्जेक्शन बीजेपी ने उठाए। अब इन सब कहानियों के पीछे की कहानी क्या है, ये जानना, ये समझना ज़रूरी है। क्या दलित बीजेपी से छिटक कर कहीं और जा रहा है, इसलिए बीजेपी ने मायावती को आगे किया है? और राहुल गांधी जब दुनिया भर में जाते हैं तो बीजेपी को ये क्यों कहना पड़ता है कि न मालूम राहुल गांधी में दुनिया ऐसा क्या देखती है कि उन्हें यूनिवर्सिटीज़ में बुलाया जाता है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए एक बार फिर चलेंगे मशहूर और सीनियर पत्रकार अभिज्ञान प्रकाश के पास। तो दोस्तों, अभिज्ञान भाई स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। अभिज्ञान भाई, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है खबरहाट पर और प्रदीप चौहान चैनल पर। सबसे पहला जी। सवाल आपसे यही जानना चाहूंगा कि इस वक्त जब देश में चारों तरफ देखते हैं तो एक चीज जो सबसे बड़ी दिख रही है वो है दलितों के खिलाफ या दबे कुचले वर्ग के खिलाफ जिस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं, चाहे वो रायबरेली का हो, चाहे वो हरियाणा के आईपीएस का मामला हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जो जूता फेंकने की कोशिश हुई है, ये सारे मामले, इन सब मामलों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि देश में पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है? क्या बीजेपी जानबूझ के अब मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि स्वर्णों की राजनीति ही वो करेगी, या इसके पीछे कुछ और कहानी आपको नजर आती है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और मैंने भी जब इन घटनाओं के बारे में पढ़ा तो अपना आकलन करने की कोशिश की, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के नजरिए से, जहां को मैं जानता समझता हूँ। देखिए, ये मामले जो है ये एक किस्म का सोशल रिएक्शन है। मैं इसे पॉलिटिकल रिएक्शन तो अभी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि एक बात मेरे नजरिए से बहुत क्लियर है कि कोई भी पार्टी जिसमें बीजेपी खुद शामिल है, एंटी दलित अब नहीं दिखना चाहेगी। ठीक है, भले ही आपका मूल मंत्र और आपका आधार सवर्णों का रहा हो, लेकिन आज की राजनीति में, आज की सियासत में, खासतौर पर लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो हुआ है बीजेपी के साथ, तो एंटी बैकवर्ड तो नहीं दिखना चाहेगी। अब सवाल ये उठता है कि जो सिर्फ जमीनी स्तर पर जिसका आकलन हो सकता है कि क्या ये एक किस्म का सोशल रिएक्शन हो रहा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल रिएक्शन तो इसका उल्टा होना चाहिए। इसलिए उल्टा होना चाहिए क्योंकि मेरे हिसाब से राजनीतिक दल, अभी बिहार का तो चुनाव अब होने ही है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता अपने आप को ऐसा दिखना कि वो इन एट्रोसिटीज का समर्थन करता है। अच्छा, ये पहले होने वाली घटनाएं हैं, कोई एक बार तो हो नहीं रही है, या पहली बार तो हो नहीं रही है। तो इसका एक सोशल पैटर्न है जो मेरे हिसाब से ज्यादा वरींग है कि क्या कहीं ये किसी समाज के किसी हिस्से की इनसिक्योरिटी का रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो और ये अक्सर होता है हिंदुस्तान में, ये पहली बार नहीं हुआ है। तो इसीलिए अब 2025 के हिंदुस्तान में होना अपने आप में बहुत खराब बात है मेरे हिसाब से। तो फिर हमने क्या तरक्की की, समाज कहाँ गया? तो बहुत गंभीर विषय है ना। तो पॉलिटिकली तो नहीं मैं मानता कि कोई पार्टी, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस, बीजेपी, एबीसीडी, कोई चाहेगी कि एंटी दलित दिखना या इस तरह की किसी चीज के समर्थन में नजर आना। हाँ, सामाजिक तौर पर जरूर इसको पता करना है कि नहीं, क्या आज भी वो एलिमेंट्स हैं जो दलित की यथास्थिति को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, लेकिन लेकिन भाई, आपने जैसे कहा कि बीजेपी नहीं चाहेगी कि एंटी दलित दिखे, फिर उस जब ऐसी बात हम सोचते हैं या ऐसी बात जब सामने आती है तो फिर हमें साथ में ये भी नजर आता है कि किस तरह से सीजेआई पर जूता फेंकने वाले का महिमा मंडन किया जा रहा है, और जो सीजेआई के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे भड़काऊ चीजें लिख रहे हैं उनको पुलिस के थाने से निकाल के बीजेपी प्रवक्ता लाते हैं।
फिर आप देखते हैं कि बहुत हम्म। सारे जो भी ये आरक्षण और एंटी दलित की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं या खूब उनको एक तरह से हीरो बनाया जा रहा है, और जो गोदी चैनल्स हैं, ख़ास करके एएनआई एजेंसी का नाम लूँगा, वो जा-जा के उनके इंटरव्यूज़ कर रही है। लेकिन बीजेपी का टॉप लीडरशिप इन सब चीज़ों पे खामोश है। सिर्फ़ प्रधानमंत्री एक सीजेई पे जो हुआ उसको लेके एक अफ़सोस व्यक्त करते हैं, लेकिन अपने निचले वाले पार्टी के नेताओं को कोई संदेश ऐसा नहीं देता है कि इससे बच के रहना है। तो इससे लगता तो यही है कि बीजेपी ने भी कहीं खुली छूट दे रखी है। अगर बीजेपी ने खुली छूट दे रखी तो बीजेपी इसकी कीमत अदा करेगी, ये मैं आपको बता सकता हूं बहुत स्पष्ट तौर पे, क्योंकि इनका मैसेज जा रहा है। देखिए, समस्या यहां पर क्या है, मूल में तो बीजेपी क्या है, आरएसएस है। और आरएसएस क्या है, सवर्णों का संघ, एनजीओ। तो मूल तो वही है ना, मूल आप कैसे हटा सकते हैं। अब उसके ऊपर आपने बिल्ड करके, सबसे बड़ा बिल्डअप करके और हिंदू को बैकवर्ड बना के सबसे बड़ा लाभ किसने लिया है? नरेंद्र मोदी ने लिया है ना। अपने को बैकवर्ड बताकर देश पर इतना बड़े समय तक राज सबसे बड़ा किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। इससे बड़ा तो बीजेपी में उनके पिछले प्रधानमंत्री वॉज ए ब्राह्मणिकल फेस ऑफ इंडिया, अटल बिहारी वाजपेयी। तो पहला नॉन ब्राह्मणिकल फेस उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप का तो खुद नरेंद्र मोदी हैं। और कौन है सर? इसीलिए मेरा यह कहना है कि अगर बीजेपी के लोग या नीचे के स्तर के लोग जाके किसी को जेल से छुड़ाए, बयान दे, इंटरव्यू दें, अपनी मूल आधार का पे आने की कोशिश करे, वो सब करे, उनकी मर्जी है, उनका डिसीजन है, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। लेकिन फिर इवेंचुअली उनको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि आइडियली आगे जाकर उनको फिर इसका कॉन्फ्लिक्ट भी फेस करना पड़ेगा। देखिए, मूल तो उनका वही है। आप ये कभी मत उम्मीद करिए कि वो जेल से छुड़ाने नहीं जाएंगे, जाएंगे जरूर। मूल उनका वो है, मूल से वो नहीं हट सकते। लेकिन उसके ऊपर जो बिल्डअप करके, मैंने अपनी किताब में भी इस बात को बहुत क्लियरली जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश कैसे बार बार लगातार आपने जीता और 200-250 के नंबर्स तक आप पहुंचने लगे। ये क्यों नहीं हुआ कल्याण सिंह के समय में? सवर्णों की पार्टी थी ना, इसलिए। तो ये सब हिंदू का बैकवर्डाइजेशन आपने जो किया, ये उसका नतीजा आपको मिला, उसका लाभ आपको मिला है। तो वो लाभ आपके हाथ से जाएगा। फिर अगर तो आप फिर महिमा इसी मंडन इसी करेंगे इसी इन इसी लोगों इसी का या से इन घटनाओं का, जी। तो वो लाभ जो आपने राजनीतिक तौर पर हासिल किया है, वो लाभ आपके हाथ से चला जाएगा। ये मैं आपको स्पष्ट बता सकता हूं। तो इसी में अगर आप एक छोटा-सा सवाल और जोड़ूँ, जो रायबरेली में जो दलित जिसको पीट-पीट कर मार दिया गया, वो अपने मरते वक़्त राहुल गांधी का नाम लेता है। उसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? उसमें क्या पढ़ रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरी माँ रायबरेली से थी, मेरा ननिहाल है रायबरेली। मैं बहुत अच्छे से इस पूरे इलाके को जानता हूं, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़। और आपको एक घटना आज बता देता हूं। अपना पल्लू खोलकर हर हरिजन कहते थे ना गांधी जी, हर के घर इंदिरा गांधी खटिया पे जा जाकर बैठी थी अपना चुनाव हारने के बाद रायबरेली में। मेरी माँ जैसे लोग हमें ये किस्सा बहुत छोटे बच्चों के तौर पे बताते थे, और वो आई विटनेस थे। तो आपने चूंकि राहुल गांधी का जिक्र किया, इसलिए मैंने ये किस्सा आपको बताया। तो साफ है कि अगर ये इरोजन होगा बीजेपी के लिए, जिसका बीजेपी को बहुत लाभ मिला है, तो इसका फायदा तो फिर राहुल गांधी को ही मिलेगा ना। अगर हम रायबरेली बेल्ट की बात करें, तो जी, इसका जी, जी। लाभ मिलेगा राहुल गांधी को, इसमें कोई दो राय नहीं जी। है। और ऐसा मैंने कहा हुँ, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इंदिरा गांधी की घटना मैंने हुँ। आपको बता दी, इमरजेंसी लगाने के बाद हारी और फिर वापस जीती वहीं से। इंदिरा गांधी ने अपनी जी। कंस्टिट्यूएंसी छोड़ी नहीं रायबरेली ना, कहीं और से भले वो हुँ, लड़ी हो, हुँ। रायबरेली नहीं छोड़ा था उन्होंने। तो वो उस समय का जो उनको समर्थन हासिल हुआ था, वो ये समर्थन था। जी। तो ये बता तो अभिज्ञान ये भाई। उनको हासिल जी, होगा। जी। अभिज्ञान भाई, क्योंकि बात दलितों की बात चल रही, दलित राजनीति की बात चल रही है। इसी सिलसिले में एक और बात निकलती है कि बड़े सालों बाद, मतलब कहा जा रहा है 9 साल बाद, मायावती ने भी महारैली करी। और ज़ाहिर-सी बात है, जो भीड़ आई थी वहाँ, वो कैसे आई थी, क्या आई थी, वो अलग विषय है कि कैसे पूरा सपोर्ट मिला था।
मायावती का महारैली करना और दलित वोट को फिर से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करना, लेकिन उस दौरान बीजेपी की तारीफ कर देना और सारा निशाना सिर्फ समाजवादी पार्टी और विपक्ष दूसरी पार्टियों पे रखना, ये क्या मायने है? ये क्या कहानी है? अरे ये तो सीधी सीधी कहानी है, इसमें तो कोई राजनीति भी नहीं है। बीजेपी के दबाव है मायावती है, पूरी दुनिया जानती है। सबसे कंसोलिडेटेड काडर आज तक कभी उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है तो वो है दलितों का, काशीराम का बनाया हुआ। ठीक है, उससे कंसोलिडेटेड काडर जो है किस जातिगत समीकरणों को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में किसी का नहीं बना आज तक, इंक्लूडिंग समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। तो वही फॉलोइंग है। अब बीजेपी मायावती से ये कह रही है कि आप हमारे लिए प्रशांत किशोर वाला काम करिए, सीधी है मेरे लिए, उससे ज्यादा ये कोई राजनीति नहीं है नहीं, लेकिन नहीं, मैं कि आप इसलिए इनको पूछ रहा इकट्ठा था भाई करिए कि और मैं आप हमें छोड़ मैं दीजिए, मैं समाजवादी पार्टी की आलोचना करिए। मैं वही कह रहा हूँ कि फिर मेरा पहले सवाल से जुड़ जाता नहीं कि क्या बीजेपी ये मान बैठी है कि दलित उसके हाथ से छिटक गया है, दलित कहीं उधर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरफ ना चला जाए, इसलिए मायावती को आगे कर दिया। हाँ, आपका सेकंड पॉइंट ज्यादा वैलिड है। बीजेपी भी ये नहीं मान बैठी कि दलित उससे छिटक गया है। छिटकेगा तो तब जब वो आप जो जिन घटनाओं का आपने जिक्र किया, अगर उनको एक पैटर्न के तौर पर रिपीट करती रहेगी। देखिए, इस बैकवर्ड और दलित ने उसका बहुत साथ दिया है। 14, 17, 19, 20, मतलब एक बार नहीं दिया है, 24 में जाके उसने झटका दिया इनको। जी और आप एक एक लोकसभा सीट जो ये हारे हैं उसका अगर आप आकलन ले लीजिए तो आपको स्पष्ट हो जाएगा झटका कहां मिला है बीजेपी को जी और जी। क्यों फिर समाजवादी पार्टी और फिर कांग्रेस ने बेहतर किया, खासतौर पर समाजवादी पार्टी। जी, तो लेकिन एकदम फिर वही क्लियर सवाल अब, पॉलिटिक्स है ये। हाँ, अभी ज्ञान भाई फिर सवाल ये है कि जो मायावती का अगर आपने उस दिन पूरा भाषण सुना था, केंद्र में 11 साल से बीजेपी, यूपी में 7-8 साल से बीजेपी, उसकी उस पार्टी की उन सरकारों की मायावती तारीफ करती है। अब अगर तारीफ करती है और इधर दलित एट्रोसिटी के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या बीजेपी ने जिस मंसूबे से मायावती को आगे किया कि भई दलित वोट फिर वापस ले लो, वो जुड़ेगा वापस, या अब लगता है कि मायावती का वक़्त अब पूरा हो गया? समाजवादी ब बीएसपी की उन्होंने एक तरह से ओब्ituary उस दिन मेरे हिसाब से, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि लिख दी, क्योंकि अगर वो एक लाइन ना बोलती, तो शायद बीएसपी के लिए उम्मीदें बची थी। पर मेरे हिसाब से तो उस दिन उन्होंने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पे पैर मारा। हाँ, ये देखिए, एक धारणा तो उत्तर प्रदेश में बन चुकी है ना, वो तो आपके और मेरे कहने से तो बनी नहीं है, तो स्वतः दलित की सोच और विचारधारा से बनी है। तो मायावती का रिप्रेजेंटेशन, बीजेपी भले उसको इस्तेमाल करना चाहे और पूरा अधिकार है बीजेपी को ऐसा करने का अगर वो कर रही है तो, लेकिन मायावती का वो रिप्रेजेंटेशन अब वो नहीं रहा है जो पहले था। आप सियासत में एक दांव चल देते हैं, एक शगुफा छोड़ देते हैं, वो ठीक है मायावती के लिए, लेकिन ये 2007 की मायावती नहीं है, 2006 की मायावती नहीं है, 2005 की मायावती नहीं है। साथ में तो अपने दम पर सरकार लाई थी मायावती ने। तो आप समझ रहे हैं, तो 20 साल के करीब का वक्त मैं बता रहा हूं आपको। तो वो जी, कंसोलिडेशन तो नहीं है इसमें, कोई जब मैंने आपको कहा कि इससे कंसोलिडेटेड काडर किसी किसी पार्टी के पास नहीं था, तो मैं उस पीरियड की बात कर रहा हूं, तभी मैंने काशीराम का नाम लिया ना। बट जी, वो स्थिति आज की नहीं है। तो आप मायावती से रैली करवा लें, कुछ भी कहलवा लें, मतलब चूंकि आरोप लग रहे हैं, इसका कोई तथ्य नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी आपको वो रिस्पांस मिलने की अगर कोई उम्मीद है तो वो अब नहीं मिलेगा। ये सत्य है, ये जी, जमीनी सत्य है। जी, जी। इस हफ्ते की तीसरी बड़ी खबर, आपको मालूम है तीसरी बड़ी खबर ये थी कि राहुल गांधी का विदेश दौरा। हम्म। और जब-जब राहुल गांधी विदेश में होते हैं, तब-तब यहाँ बीजेपी बड़ी परेशानी में होती है। हम्म। ये क्या कारण है भाई? आपको क्या समझ में आता है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो यहाँ तकलीफ बीजेपी को क्यों होती है? हालाँकि कोई ऐसी चीज़ वहाँ राहुल गांधी नई चीज़ नहीं बोलते हैं, जो यहाँ नहीं कही हो उन्होंने। लेकिन फिर भी इतनी परेशानी क्यों है? क्या आपको भी लगता है राहुल गांधी हिंदुस्तान में कोई और होते हैं, जब विदेश में जाते हैं कोई और है? या आपको लगता है कि बीजेपी का खौफ है जो इस तरह की कहानी सामने ले आता है? नहीं नहीं, इसकी एक सीधा सीधा रीजन है, बीजेपी का खौफ। और जो आप कह रहे हैं वो देखिए, आपने नरेंद्र मोदी को एज अ विश्व गुरु पोजीशन किया है, आपने पोजीशन किया है। ठीक है, दुनिया ने एक्सेप्ट किया नहीं किया वो एक डिबेटेबल पॉइंट है,
मैं विदेशों में रहा हूं और मैंने देखा है कि वहां पे क्या रिस्पॉन्स होता है जब नरेंद्र मोदी होते हैं। अगर आप गोदी मीडिया छोड़ दीजिए, ठीक है, तो वो सब पे मैं उस बहस पे नहीं आया। आपने पोजीशन किया है 12-13 में क्या हो रहा था मोदी के साथ, 13 में खासतौर पे 13 का साल, मोदी जहां जाते थे उनको एक नेचुरल रिस्पॉन्स मिलता था, ऑलमोस्ट लाइक अ प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग। ये सच है, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी इतनी बुरी हालत करवा ली थी, इतनी फजीहत करवा ली थी करप्शन के चार्ज पर। तो जब भी कोई एक नेता थोड़ा सा नीचे आएगा, स्वाभाविक है कि उसके सामने जो काउंटर में नेता खड़ा है उसका ग्राफ ऊपर जाएगा। तो आज इंडिया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी जगह रखता है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान जैसे इक्वेशंस में बहुत बड़ी जगह रखता है। तो उसके विपक्ष का नेता अगर विदेश में बोलने जाएगा, वो भी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भले हों, ठीक है, चाहे वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हो, मेक्सिको हो, इस तरह की कंट्रीज हो जहां के खुद के अपने हालात बहुत खराब रहे हैं। और मैंने तो बहुत ट्रैवल किया है, मेक्सिको भी देखा है बहुत करीब से। तो पॉइंट ये है कि इंडिया के इंटरेस्ट की वजह से, ये बहुत अच्छा मुद्दा आज आपने उठाया है, सुना जाएगा मेन लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इन दी एंटिसिपेशन कि क्या कल को ही टेक्स द मेन चेयर। ऐसे ही नरेंद्र मोदी के साथ हुआ था। ऐसे ही जब माहौल बन गया था कि मोदी आ जाएंगे या आ सकते हैं, तो उनके साथ हुआ था। मैं बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहूंगा। तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अब दुनिया जो राहुल गांधी को रिस्पांस दे रही है वो पीएम इन वेटिंग के नजरिए से रिस्पांस दे रही है? हाँ, अभी तो पीएम इन वेटिंग के नजरिए से रिस्पांस नहीं देगी उनको, क्योंकि तो अभी 29, मतलब अगर हम राजनीतिक बात अलग कर दे तो 29 तो अभी दूर है, लेकिन इस बात का उनको जरूर रिस्पांस मिल रहा है और मिलेगा कि वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन लीडर है। तो भारत पर उठने वाले तमाम सवालों के उत्तर उनके भी सुने जाएंगे, सरकार के तो सुने जाएंगे ही, लेकिन विपक्ष का जो नेता होता है, दुनिया की राजनीति में ऐसा होता है ना, वरना दूसरे नेता पैदा कहां से हो। तो विपक्ष का जब गांधी जी जाते हैं राउंड टेबल के लिए, तो गांधी जी एक ऐसे बैकड्रॉप में राउंड टेबल के लिए जाते हैं जहां ब्रिटिश साम्राज्य मोटा मोटी ये समझ चुका था कि उसको हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा। तो आप देखिए ना गांधी जी को क्या रिस्पांस मिलता है। बड़े से बड़ा नेता उनसे मिलता है, गांधी जी तो कोई, मतलब एक गुलाम देश के नेता थे, क्यों उनको कोई रिस्पांस मिले? मिला ना उनको। पूरा लंदन उनके पीछे आकर और यूरोप उनके पीछे आकर खड़ा हुआ, उनको सुना, क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ के सबसे बड़े चेहरा थे वो। तो ये होता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, हमेशा इस बात को बहुत सरीखे से नापतौल कर देखा जाता है कि अगर कहीं सत्ता परिवर्तन हो रहा है, डिक्टेटर्स के साथ भी ये हुआ है जहां पर अलग अलग देशों की भूमिका रही। अभी मैं हाल में लगातार मिडिल ईस्टर्न सीरीज देख रहा था, मुझे बहुत शौक है मिडीवल हिस्ट्री देखने का, और पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट की जो 60s से लेकर 90s की हिस्ट्री है जिसको देखने का, चाहे आप गद्दाफी को देखें, सदाम को देखें, मोसाद के रोल को देखें, इजराइल और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स को देखें, तो आप हमेशा देखेंगे कि एक ऐसा नेता इनके खिलाफ होता है जिसको अंतरराष्ट्रीय ताकतें सुनती हैं, डिक्टेटर होने के बावजूद। ठीक है, हमारे यहां तो बिल्कुल अलग स्थिति है, हमारे यहां तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी। तो बहुत अच्छा विषय आपने उठाया, मैं फिर आपको इस बात का धन्यवाद देता हूं। तो इंपॉर्टेंट है इस वक्त, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट हो, इंडियन मार्केट हो, इंडियन सोशलिज्म हो, डेमोक्रेसी हो, थ्रेट टू डेमोक्रेसी पे के चार्जेस लगते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त की विदेश सुनेगा राहुल गांधी को। और चूंकि विदेश सुनेगा राहुल गांधी को, तो स्वाभाविक है बीजेपी को अच्छा नहीं लगेगा। आप मेरा ये पॉइंट बात तो सही है। क्योंकि समझ गया, क्योंकि संबित पात्रा अगर ये कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता राहुल गांधी के में
क्या क्वालिफिकेशन है कि दुनिया की यूनिवर्सिटीज उन्हें देखिए, मैं बुलाती हैं। माफी चाहूंगा तो प्रदीप जी, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और संजीदा बातें करते हैं। संबित पात्रा वात्रा पे मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। नहीं नहीं, संबित मैं पात्रा का और एग्जांपल दे गोदी एंकर्स मैं का और इन लोगों का नहीं नहीं, या तो वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जानते हो। आज मैं एक कार्यक्रम में सही गया बात। था और उठ के आ गया, मैं उसका किस्सा नहीं बताना चाहता, तो इन लोगों पर रिएक्ट में नहीं करूंगा। रवि किशन अच्छा। अगर बात करने लगे कि राहुल गांधी इंटरनेशनली क्या कर रहे हैं, तो मैं या तो आपके कार्यक्रम में नृत्य करने लगूं, भोजपुरी संगीत पर, संगीतज्ञ हूं मैं, तो इन पे संबित जी पात्रा जी। पे तो रिएक्ट नहीं करूंगा मैं। वो कुछ नहीं भी नहीं, कहे, उनका मैं अधिकार है कहने का। मैं 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 ये बड़े, मैं ये जो एग्जांपल आपने दे रहा था विषय हर्षद। छेड़ा है, ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि ये जी। भारत की लोकतंत्र की छवि से जुड़ा है हम्म। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। तो अंतर्राष्ट्रीय इसी से जुड़ा फिर सवाल पूछूं कि इतने टाइम से आप भी देख रहे हैं राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को, खास करके एलओपी जब से बने हैं 1.25 साल से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या राहुल गांधी की जो छवि है वो मजबूत होती दिख रही है आपको? और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि दुनिया में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भारत में, क्योंकि था नहीं 24 से पहले तो कोई ऑफिशियल लीडर ऑफ ऑपोजिशन था ही नहीं, लेकिन अब है, तो राहुल गांधी को उस नजरिए से देख रहे हैं और इसलिए उनकी जो छवि है वो मजबूत हो रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा और मेरे सवाल का आपने उत्तर खुद ही दे दिया, मैं भी यही कहने वाला था। चूंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिसिंग था, दुनिया की नजरों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं तमाम स्कॉलर्स से ऑक्सफोर्ड में मिलता हूं और मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे बहुत चर्चाएं होती हैं, तो चूंकि वो एक डोमिनेंट पोजीशन थी गवर्नमेंट के साइड पे और मोदी जी के साइड पर, तो आप पूछते थे कि भाई हम सुने तो किसको सुने। अब वो सुनने वाला व्यक्ति भारत की तरफ से विपक्ष, भारत के विपक्ष की तरफ से मौजूद है, तो ये बड़ा डिफरेंस है जो राहुल गांधी के कद को बढ़ाता है कि इंपॉर्टेंट है। आप अगर अमेरिका के ऑपोजिशन लीडर को सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, तो आप इंडिया के ऑपोजिशन लीडर को भी तो सुनिए ना। जी आप ऋषि सुनक के खिलाफ, जब ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो आप उनके ऑपोजिशन के प्राइम मिनिस्टर जो रहे हैं या होने वाले हैं उनको सुनते हैं ना। पूरा ब्रिटिश प्रेस उनके बारे में फ्रंट पेज पे लिखता है ना, तो हमारे ऑपोजिशन को क्यों नहीं? सो उस हिसाब से नेचुरली पहली बार एक विपक्ष का नेता है तो वो बोलेगा, और वो अपनी लॉजिकल बातें रख रहा है, अपने हिसाब से अपनी बात रख रहा है, हिंदुस्तान की ताकत क्या है, कमजोरियां क्या है वो बता रहा है, तो वो सुना जाएगा और सुना जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये जी जो जी हो रहा है, हो रही है प्रक्रिया, ये सही प्रक्रिया है, ये गलत प्रक्रिया नहीं जी है, क्योंकि पूरी विश्व में यही जी होता है। जी। आपने ही खुद भाई बहुत अच्छा पॉइंट बोल जी दिया, आपने जी खुद ही उसका आकलन कर दिया कि चूंकि 24 से पहले ऐसी यथास्थिति नहीं थी, तो इसलिए सेंस ऑफ इग्नोरेंस था जी। कि हम सुने किसको। चलिए जी, चलिए बट वीडियो आज वो लंबा ना नहीं हो है, जाए तो। आज राहुल जी जी गांधी हैं सुनने के लिए। एक लास्ट लाइन आपको जल्दी से बता दूं कि इसी पोजीशन से एक और बीजेपी के बहुत बड़े नेता ग्रो किए थे, कौन? जिनको हम्म कि कांग्रेस ने यूनाइटेड नेशंस भेजा, खुद अटल बिहारी वाजपेयी। हम्म, खुद अटल बिहारी। तो ये पोजीशन की गंभीर, वो तो देश का पक्ष रखने कांग्रेस की तरफ से गए थे यूनाइटेड नेशंस में। तो ये बहुत सही बात। इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं कि इंडिया का हम्म रिप्रेजेंटेशन विदेश में एक पक्ष के साथ साथ विपक्ष का भी क्या है। हम्म। पर मैं भाई, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, जाते जाते एक सवाल और आपसे छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा। आरएसएस के 100 साल और आरएसएस के नाम पर सिक्का रिलीज होना, डाक टिकट होना, और जो भी आरएसएस को लेकर जो कुछ हो रहा है उस पर आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, मेरे लिए तो बहुत ऑब्वियस है। जिस दिन प्रधानमंत्री ने अपने 15 अगस्त के भाषण में आरएसएस की तारीफ के पुल बांधे, उनको एनजीओ करार दिया, उसके बाद लेख लिख डाले बड़े से बड़े अखबारों में भागवत साहब के लिए, और क्या क्या उनकी तारीफ में कहा, तो आरएसएस भले ने रिस्पॉन्ड करे, आरएसएस ने बता दिया है कि हम कौन है और आपके लिए क्या है, अब इनका समय है रिस्पॉन्ड करने का। तो उसमें मैं कोई आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि आरएसएस के दिल्ली के कार्यक्रम में टिकट और सिक्का रिलीज करने के मोहन भागवत नहीं आए थे, वो नागपुर के कार्यक्रम में ही थे। और नागपुर के कार्यक्रम में मोदी नहीं गए थे, वहां गडकरी थे। और
जी, और वहां गडकरी जीते, तो वो सब रहेगा। बट आरएसएस के लिए इस स्थिति में तो जितना हो सकता है, ये तो शुरुआत हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो, 100 साल पूरे एक जी वर्ष मना जाएंगे, तो उस पर मैं आश्चर्यचकित जी नहीं। जी ठीक है भाई, क्योंकि आज थोड़ा सा वक्त ज्यादा हो गया, अभी बिहार के पे अगली बार आपसे बिहार के मुद्दे पर बात जरूर करना चाहिए, जरूर। क्योंकि अब हमारी हाँ, तब तक पॉलिटिक्स का सीटें जो भी सेंटर क्लियर हो स्टेज है जाएंगी, किसको क्या बिहार, सीटें मिल हाँ रही हैं, क्लियर हो जाएगी। गठबंधन कैसी शेप ले हाँ रहा है, जी जी तो जरूर हम जी। चर्चा करेंगे। फिलहाल बिल्कुल। फिलहाल आज आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, उम्मीद करता हूँ आपको एक बार फिर अभिज्ञान भाई की बातें पसंद आएंगी। जिस तरह से आपने पहले पसंद किया हमारे वीडियोज को, इस बार भी जरूर पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आप सभी को भी बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद, और अभिज्ञान भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।